हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी है, जो कि कंप्लीट बायोलॉजी। इस बायोलॉजी में आपका पूरा कंप्लीट होने वाले हैं। इसमें इस वीडियो से आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लिए चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है जय प्रकर्म। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ से जितने भी टॉपिक होंगे, यानी कि चैप्टर 1 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले, अगर ये वीडियो आप देख लेते तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे, या वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का, सभी इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन आसानी से इम्प्रूव होगा। ठीक है, बनेगा। पहला आता है कि सजीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के अध्ययन की क्रिया को साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्ययन को साइकोलॉजी यानी कि विज्ञान कहा जाता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण अत्यंत जटिल रसायन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश के अलावा अनेक एंजाइम रसायन पदार्थ भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरण में होता है। कौन कौन सा क्रिया? आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरण में होती है? 2 चरण में होती है। चाहे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण कौन कौन से हैं? तो प्रकाशित अभिक्रिया या अप्रकाशित अभिक्रिया, जिसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं और डार्क रिएक्शन बोला जाता है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है प्रकाशित अभिक्रिया और डार्क रिएक्शन का मतलब होता है अप्रकाशित अभिक्रिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। इसके कुछ और बिंदु हैं, सबको देखना है कि प्रकाश अभिक्रिया उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के ग्रेन्ट में होता है। इस अभिक्रिया में ATP का निर्माण होता है। क्या होता है? इस प्रक्रिया में ATP का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। अब ये श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ये 4 चरण में होता है। पहला होता है श्वास, जिसको ब्रीथिंग कहते हैं। गैसों का परिवहन होता है, जिसको ट्रांसफॉर्मर गैस कहते हैं। आंतरिक श्वसन, जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन, जिसको सेक्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन में भोजन में अवयवों में ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज में प्रायरूप से अम्ल का बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। पौधों की जड़ें रसाकर्ष एसेंट ऑफ द सेप द्वारा एवं जल में घुलने के लवणों को अवशोषित करती है। तो यहाँ से आपका ग्लाइकोसिस किसे कहते हैं, यहाँ से आपको ये पता चल गया ग्लाइकोसिस के बारे में। ठीक है, इसके ये बहुत छोटा करने के बाद भी ये मोटा हो रहा है। चलिए, अगला है आपके टॉपिक कि पौधों में अवशोषण की क्रिया जड़ से मूल रोध में प्रदेश में होता है। पौधों में जल वाष्प के कारण उत्पन्न समारोहन एसेंट ऑफ द सेप, यानी समारोहन ऊपरी सिरों पर पहुंच जाता है। तो चैप्टर 1 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेने थे, सभी क्वेश्चन हम छाट लिए हैं। चलिए, चैप्टर 2 में आपका है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों को केंद्रीय तांत्रिक तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वस्त्र तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका जो तंत्र होता है, मानव की सबसे बड़ी क्या होती है? कोशिका होती है। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लीजिएगा। अगला है कि सजीवों के अंगों और अंग तंगों की अवशेषण हार्मोन, रसायन और तांत्रिक वैद्युत क्रिया दोनों में होता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण का अभाव होता है। अंतस्रावी ग्रंथि नलिकाएं होती है, जिनमें अपने स्वच्छ सीधे रक्त परिसंचालन में मुक्त होते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है। यह हमारी पेशियों द्वारा पाया जाता है। जो तंत्रिका जो तंत्र होता है, वह ज्ञानेंद्रिय जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसके द्वारा ये सूचना को प्राप्त करता है, तब जाकर कोई पेशी द्वारा काम करता है, क्रिया करता है। मानव मस्तिष्क 3 झिल्लियाँ से ढका होता है। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, मानव जो मस्तिष्क का जो झिल्लिया होता है, ये कितने से ढका हुआ था? तो 3 झिल्लियों से ढका होता है। कितने झिल्ली? 3 झिल्ली से ढका होता है। मस्तिष्क का कितने भाग होता है? तो मस्तिष्क का प्रमुख भाग होता है अग्मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि अग्मस्तिष्क का मतलब आगे वाला भाग होता है, एक मध्य वाला होता है और एक पश्चिमी मस्तिष्क पश्चिम वाला भाग होता है। 3 तरह का भाग होता है। अगला जानेंगे कि शरीर में अग्रमस्तिष्क पूरे मस्तिष्क में 2/3 भाग होता है। जो शरीर में जो अग्र मस्तिष्क होता है, वह पूरे मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 2/3 भाग होता है। कितना तिहाई? 2/3 भाग होता है। मेरुदंड खोपड़ी के मध्यांश के निकलकर अपेक्षा की रुकी तंत्रिका नाल से होता है। अंत कमर तक फैली रहती है। अत्यंत तंत्रिका के 2 भाग होते हैं। अब यहाँ से आएगा कि श्वेत तंत्रिका कितने भाग होते हैं? तंत्रिका के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और
परानुकंपी। क्या होता है? अनुकंपी और परानुकंपी होता है। प्रतिवर्ती क्रिया अनवच्छिक होती है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है ये कैसी होती है, तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है ये अनैच्छिक होती है। क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ये अनैच्छिक होती है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो ये अब आपका आ गया चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 क्या कहता है? जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जो होते हैं वो जनन करते हैं, लेकिन जनन कैसे करते हैं आपको ये बताना है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए जनन की अगर बात करेंगे तो जनन एक विशिष्ट क्या है? जनन एक विशिष्ट जैव प्रक्रिया है। जनन कैसी प्रक्रिया है? तो जनन एक विशिष्ट जैव प्रक्रिया है। जनन वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा सजीव की एक पीढ़ी अपने जैसे गुणों और विशेषताओं वाली दूसरी पीढ़ी को जन्म देता है। क्या करता है? दूसरे पीढ़ी को वह जन्म देता है, वह विशिष्ट कहलाता है। अगला है कि जनन दो प्रकार के होते हैं। क्या है? जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है जो मतलब मेल फीमेल जो होता है दोनों को संपर्क से जो जन्म होता है, बच्चा उत्पन्न होता है, एक नए शिशु का निर्माण होता है, इसे लैंगिक कहते हैं। अनलैंगिक मतलब वह मतलब एक दूसरे के बिना संपर्क में आए हुए ही उसे कोई बच्चे को जन्म देता है, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जैसे कि आप केरा का पेड़ देख सकते हैं। केरा को पेड़ क्या करता है? एक दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही से निकल जाता है, एक ही पेड़ से वो बहुत सारा पेड़ निकलता है, तो अलैंगिक जनन हो गया। उसी तरह से आपका गुलाब का पेड़ हो गया, उसमें दो चीज़ का जरूरत नहीं होता है, एक ही से निकल जाता है। उसी तरह से स्त्री पुरुष में भी ऐसा होता है, तो स्त्री पुरुष जब दो एक साथ मिलते हैं तभी एक नए जीवन का, एक शिशु का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन में नर मादा की अवस्था नहीं होती है। अभी बताएं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक नए बच्चे को अगर नए चीज़ को निर्माण करना है, नए शिशु का निर्माण करना है, नए पौधे का निर्माण करना है, तो उसमें दूसरे चीज़ की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। पर लैंगिक जनन में नर मादा की आवश्यकता होती है। नर मादा जैसे कि अगर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब जाकर एक शिशु का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन 4 विधियाँ होती है: विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन और कैंद्री। जैसे कि जड़ होगा, तना होगा, पतिया होगी, और तब इसके द्वारा वो अलैंगिक जनन करता है। कैंत्रिक जनन में शरीर का कोई भाग नया जनन कर सकता है। जो कैंत्रिक जो जनन होता है उसमें शरीर का कोई भी जो नया भाग होता है वो क्या कर सकता है? एक नया जनन, नए शिशु उत्पन्न कर सकता है। कृत्रिम माध्यम से कोशिकाएं उत्तक जीव द्वारा पौधे को उत्पन्न करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। एक लैंगिक जीवों में नर मादा स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। क्या होते हैं? नर मादा स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। उभयलिंग जीव में नर मादा दोनों प्रकार के मुंह बनाते हैं, और केचुआ, प्रितम्मी, हाइड्रा आदि उभयलिंग है। क्या है? ये उभयलिंग जीव हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कि अंडाशय एवं गर्भाशय में होने वाली चक्रवृद्धि क्रिया रज्जोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कराता है। अब ये रज्जोधर्म क्या होता है? रज्जोधर्म जो कि महिलाओं में होता है। क्या होता है कि महिलाओं में, जिसको हम लोग पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसको महीना चलता है। क्या चलता है? महीना चलता है। और इसमें महीना में क्या होता है कि अंडाशय कौर बनता है और फिर टूटता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया हमेशा होते ही रहता है। ये चक्र प्रक्रिया रज्जोधर्म कहलाता है। रज्जोधर्म के मानसिक माह यानी कि वही महीना जो हम बोल रहे हैं 12 से 14 दिन। क्या है? 12 से 14 दिन के बाद अंडकोश होता है, एक अंडा बनता है, भ्रूण का गर्भाशय में जुड़ने का आरोपण होता है। उस तरह से उस समय अंडा बनना उत्पन्न होता है, गर्भाशय की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्लास्टियन यानी कि इसे भ्रूण की पोषण और ऑक्सीजन से प्राप्त होती रहती है। गर्भावस्था में समाप्ति पर पूर्णतः विकसित भ्रूण का जन्म लेना प्रसव कहलाता है। यहाँ सबसे पूछा जाएगा कि प्रसव, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रसव किसे कहते हैं? ठीक है, तो गर्भावस्था की समाप्ति पर, क्या गर्भ अवस्था या कि गर्भ जब जो पेट में होता है वो गर्भ ठहर जाता है, खत्म हो जाता है ठहरने की प्रक्रिया, तो विकसित जो भ्रूण होता है, जन्म लेने की जो प्रक्रिया जो कहलाता है वह प्रसव कहलाता है। जनन में एक कोशिकाएं द्वारा डीएनए प्रतिक्रिया का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकाएं संगठन का सृजन करता है। क्या करता है? संगठन का सृजन करता है। यदि हाइड्रा जैसे जीवों के शरीर में कई कोशिकाएं अलग अलग हो जाए तो प्रत्येक भाग में पूर्ण रूप भगवत भवन द्वारा नए जीवों का विकसित हो जाते हैं। इनमें से कुछ मुकुलन उभर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। अब बात करते हैं एड्स के बारे में। ये एड्स क्या होता है? एड्स जो है यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है?
इम्पोर्टेंट है एड्स क्या होता है। ठीक, अगर एड्स की अगर हम बात करेंगे तो एड्स एक अत्यंत घातक रोग है। क्या है? एक घातक रोग है। एड्स कैसे फैलता है? क्या हवा के कारण फैलता है? क्या कोई जीवाणु की तरह फैलता है? ये फैलता किसके है? तो ये एक अत्यंत यौन संक्रमत बीमारी होता है। क्या है? यौन संक्रमत संक्रमती रक्त और संक्रमती भ्रूण से होता है। जैसे कि अगर बात बोले, अगर इसको ओपन माइंड से अगर पढ़ा जाए, अगर इसे ओपन माइंड से पढ़ा जाए कि एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स से होता है एक पुरुष और एक महिला। क्या? एक पुरुष और महिला। क्या है? ये पहला, महिला, ये दोनों को जो शारीरिक संबंध जब बनाता है, ये क्या करता है? शारीरिक संबंध बनाता है। तो इसके वजह से क्या फैलता है? एड्स होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेल है और इधर फीमेल है, और ये जो मेल है ये बहुत सारे फीमेल, मान लेते हैं 5 गो फीमेल के साथ ये शारीरिक संबंध बनाया, और ये फीमेल भी मान लेते 2-3 आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। तो इसका जो जीवाणु जो होगा इससे मिलेगा, फिर इसका इससे मिलेगा, तो इस तरह का जो बीमारी होता है, ये बीमारी यौन संक्रमण से फैल जाता है, और जब जाकर वो जो बीमारी फैलता है उस बीमारी का नाम दिया गया है एड्स। जिसको अगर पकड़ लेता है तो उसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंदा बीमारी होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बहुत सारे जो लड़के हैं या स्त्री पुरुष है, उसको एक से ज़्यादा अनेक जो होता है, ये संबंध जो होता है ये वर्जित होता है, इसलिए एड्स फैलता है। तो बस इतना समझ जाइएगा कि एड्स जो फैलने का कारण होता है यौन संक्रमित है, यानी कि एक दूसरे पुरुष या स्त्री के संपर्क में आने से फैलता है। अगला बात करते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये अगला है जिसको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या होता है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जनन के समय उत्पन्न विभिन्न आनुवंशिकता हो जाता है। वसानुगत मतलब जिसके माता पिता के जो लक्षण हो इस तरह के, उस पर मतलब जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। अब से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है, आनुवंशिकता का जनन किसे माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आनुवंशिकता का जनन किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। कारक जिन गुणों की परिवार में आगे बढ़ाता है। क्या करता है? कारक जिन गुणों को परिवार में आगे बढ़ाता है। मानव में 22 जोड़े आनुवंशिकता गुणसूत्र हैं और 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं। मतलब एक मानव के शरीर में 22 जोड़े, यानी कि 22 जोड़े का मतलब कितना होता है? 46 होता है। 46 आनुवंशिकता गुणसूत्र होता है, लेकिन 23 गो होता है। 23 इधर होगा, फिर 23 इधर होगा, अलग अलग भाग में 23 जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा एक ही होता है 23 जोड़ा, यानी कि दोनों को मिलाकर 46 होता है। ठीक, 23 जोड़ा। जिन गुणसूत्र में निश्चित स्थान से स्थिर होता है, यही आनुवंशिकता गुण को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। अतः गुणसूत्र में चारितंत्र लक्षणों का वाहक कहा जाता है। डीएनए आनुवंशिकता का सूचक उत्पन्न करता है। क्या है कि डीएनए आनुवंशिकता सूचनाओं का उत्पन्न करता है। विषाणु का आनुवंशिकता का तत्व डीएनए है, लेकिन रिटोवायरस ने आरएनए। क्या है? आरएनए। ये सभी जितने भी हम टॉपिक करा रहे हैं, ये सभी टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, यहीं से आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए जो क्लास जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। क्या है? डीएनए का है, जिसका इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वही है, हिंदी में ये ट्रांसलेट हो गया है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? रिबोन्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र कोशिका के विभाजन के समय दिखाई देता है। गुणसूत्र कब दिखाई देता है? तो गुणसूत्र कोशिका के विभाजन के समय दिखाई देता है। कैरियोटाइप कोशिकाएं डेस्क भाग का होता है, गुणसूत्र का भाग होता है। डीएनए द्विचारिका की रचना है। वाटसन, क्रिक और क्लिक ने रचना की खोज करने की नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड के पूर्ण रूप से करने से आनुवंशिकता और अभिन्नता का हथियार माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं डीएनए से, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको क्वेश्चन में नर में XY होता है। नर मतलब होता है पुरुष, मतलब पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, और मादा यानी कि होता है महिला। क्या होता है? महिला बोल दीजिए, औरत बोल दीजिए, लड़की बोल दीजिए, इस तरह का। तो उसमें X लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पे X लिंग गुणसूत्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्पेशल हम उसके भी बारे में हम आप वीडियो बना चुके हैं कि X से क्या होता है और XY से क्या होता है। ठीक है,
अगला है कि जैव विकास उत्पन्न धीमी गति से होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। ये क्या है कि जो जैव विकास होता है अत्यंत धीमी गति से होने वाले क्या है, क्रमिक परिवर्तन है। मानव के विकास के लिए अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमें किसी भी तरह का स्पीशीज सदस्य जिसका उदय अफ्रीका में हुआ है, चरणों के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। तो जिसको डीएनए होता है उसके पूर्वजों तक का पता लगाया जा सकता है कि आपके पिता क्या थे, आपके पूर्वज क्या थे, तो ये डीएनए से पता चल जाता है। तो ये क्या कहता है कि मानव के विकास का अध्ययन हमें पता चलता है कि सभी एक ही स्पीशीज सदस्य थे जिसका उदय अफ्रीका में हुआ था। अध्याय 5 लेते हैं। अध्याय 5 है हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर एनवायरनमेंट। पर्यावरण उस सभी दशाओं को या पदार्थों का योग है जिसे जीवन में जीने और विकास को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। एक निश्चित समय में खास स्थान पर पाए जाने वाले कुल पौधों को, जंतुओं एवं संख्याओं को बायोटा कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोरा, दूसरा होता है फेलूना। क्या होता है? एक होता है फ्लोरा और दूसरा होता है फेलूना होता है। एक निश्चित समय में खास स्थान पर पाए जाने वाले कुल पौधे की संख्या फ्लोरा कहलाता है। अब यहाँ से फ्लोरा भी है और फ्यूरा है। तो फ्लोरा कहते किसे है? तो एक निश्चित समय में, क्या एक निश्चित समय में खास स्थान पर पाए जाने। खास स्थान क्या होता है? जैसे कि खास ठंडे वाले जगह, खास गर्मी वाले जगह, तो ये खास जगह हो गया। ठंडे वाले जगह पे और ठंडी चीज़ वैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। गर्मी वाले ऐसे ही जीव पाएंगे जिसको गर्मी में एकदम एलर्जी होगा, ठंडा से वो गर्मी इंजॉय करेगा। अगला है कि एक निश्चित समय में खास स्थान पर पाए जाने वाले कुल जंतु का फौना कहते हैं। जैव एवं अजैव कारक के बीच पदार्थों का ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया तंत्र प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक आपका पास है कि जैव अजीव के बीचों पदार्थ ऊर्जा प्रदान कार्यांतरिक और एवं पहाड़ी तंत्र या परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। देखिए इंग्लिश में इकोसिस्टम बहुत याद रहता है लेकिन पारिस्थितिक तंत्र याद नहीं रहता, इसलिए हमें याद करना है पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम, दोनों को याद रखना है। दो एक में से याद हो जाएगा तो आप उसको बनाने में आसान हो जाएगा। एक क्षेत्र सभी परिस्थिति तंत्र के एक मिलान से तंत्र बड़ी इकाई में जीवोडम या बायोम कहते हैं। विश्व भर में समस्त बायोम का मिलान एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है जिसे जैव मंडल कहते हैं। अब यहाँ से आएगा कि जीव मंडल किसे कहते हैं? क्या? बायोस्फीयर। जीव मंडल किसे कहते हैं? तो विश्व भर के समस्त बायोम को मिलाकर एक बड़ी संख्या में निर्माण होता है जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। ये विशालतम स्वयंपोषी जैव तंत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र है। वे पदार्थ जो जैव परिक्रमण द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, भारी धातु जैसे HCl, HDAS इत्यादि। ये सभी क्या होता है कि अजैव निम्नीकरण, ये जल्दी घुलते नहीं है, जल्दी सड़ते नहीं। जैसे कि भारी धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये कभी सड़ेगा नहीं, ठीक है, टूट जाएगा फूट जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं। अगला हम लेते हैं चैप्टर 6 लेते हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, और ये बायोलॉजी का है। अब यहाँ पे भी जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हम कोशिश किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाटने का। सबसे पहला आता है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। क्या है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जिसके नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। देखिए प्रकृति से पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात करें जैसे कि हवा हो गया, क्या हवा हो गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला है कि ऐसे संसाधन जिनकी उपलब्धता सीमित है जो कि मनुष्य की क्रियाओं द्वारा समाप्त कर रहे हैं को लक्ष्य योग्य प्राकृतिक संसाधन जिसको एक्सेप्टेबल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है लेकिन मनुष्य के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा ख़त्म किया जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोयला, खनिज, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये बनने में लाखों साल लग जाएगा, तो ये सब खत्म होने के बाद जल्दी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे संसाधन जो मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा समाप्ति नहीं हो कर सकते हैं वो को अच्छे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वर्षा, सूर्य का प्रकाश, समुद्र, पृथ्वी के अंदर की गर्मी इत्यादि, ये सभी जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे संसाधन जिसका प्राकृतिक प्रचार हो सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय जैसे कि खत्म होता है फिर एक नया बन जाता है, खत्म होता है फिर नया बन जाता है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसके मान लेते हैं लकड़ी, मान लेते हैं कि आम के पेड़, लकड़ी को काटें फिर दूसरा आम का पेड़ रोप दिए, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में फिर पेड़ बड़ा हो गया, फिर हमें लकड़ी मिल जाता है। फिर जल हो गया, जल खत्म होगा, फिर क्या होगा?
पहाड़ों से एकदम पूरा बर्फबारी होगा, फिर बर्फ़ जमेगा, फिर बर्फ़ पिघलेगा, फिर बर्फ़ जल बन जाएगा। तो इस तरह का जो प्रक्रिया होता है ये चलता रहता है। तो नवीकरणीय में क्या होता है कि सामान जल्दी हमको मिल जाता है, 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल के बाद वो फिर से ख़त्म होता है, फिर बन जाता है। लेकिन अनवीकरणीय में बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अगला टॉपिक आपके पास ये है कि ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और जिनका चक्रीयन नहीं हो सकता, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे अभी आपको बताएं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी जो गैस है, कोयला है, खनिज है, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। क्या होते हैं कि लाखों साल लग जाते हैं, ऐसे चीज़ को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोयला, कोयला कैसे बनता है? तो कोयला बनता है, बहुत सारे जीव जंतु मनुष्य जब मिट्टी में दबकर मर जाते हैं तो वो धीरे धीरे रसते हुए नीचे जाते हैं, तब जाकर वो एक जीवाश्म बन जाता है, एकदम सड़कर कोयला बन जाता है, तो सड़कर पेट्रोल बन जाता है, गैस बन जाता है। इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जैसे जंतु जिसके वसा स्थान एवं उनके बीच परस्पर संबंध को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। जैसे कि लोग सब जो रहते हैं, क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थान, सभी बीच में परस्पर संबंध होता है। एक दूसरे के बीच क्या होता है? जीव जंतु के बीच में अलग अलग संबंध है, इंसान के बीच में अलग अलग संबंध है। तो ये जब संबंध पाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत क्या? जो कि हमें नल से प्राप्त होता है, ठीक है, नल से, कुआं से जो प्राप्त होता है इसे हम भूमिगत जल कहते हैं। वर्षा जल या तो उपयोग हो चुके जल को भूमिगत को ग्रहण करना जल संग्रह कहलाता है। क्या है? जिसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यानी कि जल संग्रह जो होता है, वर्षा जल, जो कि वर्षा में होता है उसमें जो जल मान लेते हैं कि हमारे खेतों में ये सभी जो जल होता है, इस जल को ना उपयोग कर चुके जल को भूमि में संग्रह किया जाता है। जैसे कि पोखरा हो गया, तालाब हो गया, उसमें एकत्रित किया जाता है, उसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अगला है कि जल का पर्यावरण में परिवर्तन होते रहना जल चक्र कहलाता है। ये जल चक्र क्या है? तो जल चक्र की बात करेंगे तो पर्यावरण में क्या है कि जल पर्यावरण में परिवर्तन होते रहना जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। सूक्ष्म या छोटे पौधे या जंतु जो कि तालाब, नदी, समुद्र इत्यादि की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहता है, उसे हम प्लावक 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लावक कहते हैं। ओजोन परत बैगनी की सुरक्षा पराबैंगनी विकिरण की से करती है। वन्य संप्रदाय की सुरक्षा के लिए वृक्षों की काटना बंद कर देना चाहिए, नए पेड़ लगाने चाहिए एवं जंगलों को सुरक्षा प्रबंध होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण को सुरक्षा के लिए हमें पेड़ों को काटना बंद करना चाहिए, कम से कम पेड़ काटिए। मान लेते हैं कि अभी के समय क्या है कि पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में काट देते हैं, वो कागज़ बनाने के लिए या बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो उसको बनाने के लिए, लेकिन पेड़ लगाया कम जाता है, काटा जाता है ज़्यादा। अगर ज़्यादा पेड़ कटेगा तो फिर पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। क्या समय पर वर्षा नहीं होगा, क्या होगा? एकदम पूरा अकाल पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा, तो इस तरह का जो माहौल बन जाएगा। तो इसके लिए हमें बचाने के लिए हमें नए नए पेड़ लगाने की ज़रूरत है और जंगलों को बचाने की ज़रूरत है। अगला टॉपिक है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए महिला द्वारा वृक्षों को चिपक कर वृक्ष बचाने को प्रयास 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन नाम दिया गया। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी के इलाकों में जो बहुत सारा जो पेड़ है, सरकारों के हिसाब से या मान लेते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति है उसके वजह से कोई पेड़ को काटा गया, तो जब पेड़ को काटा गया तो पेड़ को काटने से रोकने के लिए महिला जो है आगे बढ़ी। पुरुष को तो बात मानता ही नहीं था, मार का भगा देता था। अब सरकार का नियम था कि भाई पेड़ का काटना है, फैक्ट्री लगाना है, कारखाना खोलना है, तो वहाँ पे महिला लोग ना कहा क्या कि नहीं, अब पेड़ को हम काटने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ को बचाने के लिए 1970 की बात है और ये जो घटना है ये आपका जो है उत्तराखंड की है। और ये महिला सब जो है पेड़ में जाकर चपक गई। क्या कि पेड़ में जाकर चपक गई, जिसके हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, यानी कि उसे अस्थायी है। ठीक है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर बनने में लाखों साल लग जाएगा, पहले ही बता दिए हैं। ये सच में योग्य प्रकृति के संसाधन है, अतः इनका संरक्षण एवं प्रबंध आवश्यक है। अवांछित जैविक और अजैविक पदार्थ विकिरण जिसमें कि मनुष्य, जीव, पौधे, प्राकृतिक संपदा, राष्ट्रीय में ऐतिहासिक धरोहर प्रभावित हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। अब ये प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण फैलाता कौन है? प्रदूषण तो मनुष्य ही फैलाता है। क्या है? भगवान हमें बहुत कुछ दिए, लेकिन लोग क्या है, यहाँ के लोग सब उसको मिसयूज किए और प्रदूषण फैलाना शुरू किए। अब मान लेते हैं कि पेड़ दिए हैं हवा के लिए, लकड़ी के लिए। अब मान लेते हैं कि अगर एक पेड़ काटते हो तो फिर उसके जगह पर 2 पेड़ लगाओ, तभी तो जाकर हमारा बचेगा। तो ये क्या किया, अवांछनीय जैविक अजैविक पदार्थ का विकिरण होने लगा, बहुत सारे दूषित पदार्थ का इधर उधर फेंकना, जिससे प्रदूषण प्रभावित होने लगा।
प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु वस्तुएं आदि नए उत्पादन के निर्माण के लिए प्रयोग करना पुनः चक्रण कहलाता है। जैसे कि कोई सामान है, प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक बहुत सारा कबाड़ा में देखिएगा, कबाड़ा क्या करता है, कबाड़ा को चुनता है, फिर चुनने के बाद उसे बेचता है, तो वो क्या करता है, प्लास्टिक को ले जाता है, फिर प्लास्टिक को लाकर फिर नई चीज़ बनाता है। फिर उसी तरह से बहुत सारा ऐसे धातु है, शीशा है, उसको फिर गलाकर फिर नई चीज़ बनाया जाता है। तो ये पुनर्चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्चक्रण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपके पास है कि पुनः प्रयोग उत्पन्न के लिए प्रयोग में लाई जा चुकी वस्तु को बार बार करना है। पुनर्कोर्सिव खर्च के हेतु घरों, कार्यालय, कारखानों में CFC एमडायोड बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। संसाधन के संरक्षण के लिए 3 RS है, रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज। भारत में वर्षा मानसून पर निर्भर करती है। वनों की पुनः पूरण के लिए वनों महोत्सव कार्यक्रम द्वारा वृक्षारोपण की प्रयुक्ता बताई जा सकती है। तो इस तरह से आपका जितने भी टॉपिक थे बायोलॉजी का सभी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको क्लास 10th के सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन सब कुछ मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं अंत, फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।